पर्यटन केंद्रों में व्यापक विकास। 60 स्थानों में जो 20 बैठकों के सफल आयोजन के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की। हमारे आर्थिक ताकत ने हमारे देश को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना दिया है। हमारा मध्यम वर्ग भी अब पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। पर्यटन में जिसमें अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, उद्यमिता के लिए यह अपार अवसर है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक के लिए संपूर्ण विकास होगा और भरपूर तरीके से ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को वहां पर उपलब्ध सुविधा और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप समूहों में पर्यटन अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेश का समर्थन कैसे हो रहा है? 2014 से लेकर के 2023 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसे एफडीआई का स्वर्णिम युग बना, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह से 2 गुना है। अब हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत। विकसित भारत के लिए राज्यों में जो सुधार होने हैं, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के अनेक समर्थित कार्य सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के लिए और उन सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं, उन पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर रही है। इस गठन को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का आदेश दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल कैसे उभरा? हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र को दिए गए भाषण में कहा था उन्होंने कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। ये हमारा कर्तव्य काल है। हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले हर एक चुनौती से उभर गए हैं। अब तक इन प्रयासों ने हमारे देश को संकल्प पथ पर आगे बढ़ाया है। ये सब हमारे सही नीति, हमारे सच्चे इरादे और उपयुक्त जो चीजें बताई गई उसके कारण संभव हुआ। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का रोड मैप प्रस्तुत करेगी। संशोधित अनुमान 2023-24 उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate.
ये कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of 30.03 करोड़ लाख का ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर विकसित करेगा और औपचारिकरण को भी दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान यानी जीडीपी का 5.8% है, जो कि अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है। बजट अनुमान 2024-25 वर्ष 2024-25 में उधार में इससे इतर जो कुल प्राप्तियां हैं और व्यय है वो क्रमशः 30.80 लाख करोड़ ये व्यय और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.0 तक 2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त इन योजनाओं को परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखा जाएगा। जैसा कि 2021-22 के बजट भाषण में मैंने घोषणा की थी कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है। Rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be 2024-25 के दौरान प्रतिभूतियों में सकल और बाजार उधारियां 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ये दोनों उधारी वर्ष 2023-24 के उधारों से कम रहेंगे। अब जबकि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कम उधार लेने से निजी क्षेत्रों में और अधिक मात्रा में जो ऋण है वो उपलब्ध रहेगा। लेखा अनुदान के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के एक भाग के लिए विनियम विधेयक के मामले से संसद से अनुमोदन प्राप्त करना ये चाहती हूँ। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूँ। क पूरा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में कर संग्रहण 3 गुना से अधिक हुआ है और विवरणी दाखिल करने की संख्या 2.4 करोड़ हो गई है। करदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया। करदाताओं के सहयोग के लिए उनकी सराहना करती हूं। 2.2 लाख रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक के आय वाले करदाताओं के लिए कोई देनदारी नहीं थी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजर्वेटिव कर से 2 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ की गई। इसी तरीके से प्रिजम्पटिव कर धारकों के लिए पात्र व्यवसायियों के लिए ये सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। इसके साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ा करके 22% की गई और कुछ नई निर्माण कंपनियों के लिए ये कर 15% की गई। पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर क्षेत्र अधिकार आधारित इस प्रणाली को बदला गया। Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster.